गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। यकीन मानो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की आज तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका चयन हो चुका है डीवी के लिए। तो साथियों, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर चाहे वो बेसिक हो चाहे फिर वो सीनियर हो, दोनों के लिए जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं डीवी का शेड्यूल आ चुका है और डीवी का शेड्यूल आने के बाद में अब क्या क्या जो नेक्स्ट स्टेप हमारी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपने को नेसेसरी है उनके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, यहाँ पे जो है सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। सावधानी आपको यहां बरतनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम हॉल के बाद में जो दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो जाती है जो स्टूडेंट को अपने लेवल पर अपनी तरफ से करनी है, वो होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड होने वाले हैं हमारे को। यहां पे मैं लिस्ट बना देता हूं साथियों, आप सभी देख ही रहे हैं। लिस्ट बना देता हूं मैं आपको ताकि आप देखते रहिएगा और बनाते रहिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहली बात करूं तो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए आपका आधार कार्ड। अब आधार कार्ड में डेट को लेकर तो कोई इश्यू नहीं है, मगर उसमें जो फोटो होती है वो आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। साथ ही जब एग्जाम हॉल में मैंने देखा था बहुत सारे साथी थे जिनको जो है उनकी फोटो मिसमैच होने की वजह से ही जो है बाहर कर दिया गया था और फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो है उन्हें अलाउ किया गया। तो यहां पर आपके आधार में अगर आपकी फोटो अपडेटेड नहीं है तो आप उसे अपडेट करवा लीजिए। अब आप बोलेंगे कि उसे 15-20 दिन लगेंगे, बिल्कुल 15-20 दिन लगेंगे, मगर जैसे आप पुराना आधार कार्ड होगा और उसके बाद में जो अपडेटेड, जैसे आप अपडेशन के लिए जाओगे आधार केंद्र पे तो वहां पे आपको एक रिसिप्ट देंगे। तो अगर उस रिसिप्ट को भी आप उस पुराने आधार कार्ड के साथ ले जाते हैं तो वो भी वैलिड होगी। तो इसलिए आपका जो आधार कार्ड है उसमें क्या है, फोटो आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, फोटो अपडेटेड। साथियों, इसी के साथ में जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है उसकी हम बात करें तो जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स आप हमारे लिए जरूरी है वो है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र को बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा संशय में है कि मूल निवास कब का होना चाहिए, क्या डेट होनी चाहिए। तो साथियों, अगर आपके पास 10 साल से ज्यादा पुराना है, 10 साल से ज्यादा पुराना है तो आपको जो है डिजिटल बनवाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा? डिजिटल बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पुराना है तो आप डिजिटल बनवा लीजिए। डिजिटल कोई सा भी किसी भी डेट का हो, आज का हो, चाहे आप कल बनवाइए चाहे आपने आवेदन के बाद में बनवाया हो, तो डिजिटल आपका होना चाहिए। और डिजिटल के बाद में आपके पास जो है पुराना मूल निवास भी आपके पास होना चाहिए। तो इन केस मूल निवास के केस में क्या होगा, अगर आपके पास पुराना है तो वो आप लेके जाइए और उसके साथ जो है डिजिटल वाला लेके जाइए। और डिजिटल आपने 2019 में डिजिटली बनवाया है तो आपको फिर दूसरे मूल निवास की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो मतलब कुल मिला के जो है आपके पास मूल निवास जो है वो डिजिटल होना चाहिए। तो दूसरा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाता है वो आ जाता है आपका मूल निवास। और मूल निवास अगर आपके पास 200 मतलब डिजिटल नहीं है, 10 साल आप छोड़िए, अगर आपके पास डिजिटल नहीं है तो आप डिजिटल बनवा लीजिए। डिजिटल आपके पास होना चाहिए। तीसरा जो मेन डॉक्यूमेंट्स आ जाता है साथियों वो आ जाता है आपका जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र में बात करें एसटी, एससी और टीएसपी हो या फिर जो आरक्षित वर्ग है उनका तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, तो उनको तो जरूरत है। मतलब जो आवेदन की अंतिम तिथि थी मतलब 9 मार्च से पहले का जो है वो होना चाहिए। 9 मार्च 2022 से पहले का होना चाहिए और ये एक बार ही बनता है और लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। मगर ये जो डेट है वो 9 मार्च 2022 की होनी चाहिए। आप साथ ही कुछ लोग सोचेंगे कि सर मेरे पास बहुत ज्यादा पुराना था और मैंने 9 मार्च के बाद में भी बना दिया,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल जो ST SC और TSP वालों के लिए जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो एक बार ही बनता है, और चाहे आप कितना ही पुराना क्यों ना हो, अगर आपने अभी नया भी बनवा लिया है तब भी आपका वो कंसीडर करेंगे। अगर आपने उसके मतलब 9 मार्च के बाद बनवाया है तब भी उसे कंसीडर किया जाएगा। तो ये था तीसरा डॉक्यूमेंट्स। अब ST SC के अलावा जो OBC है, EWS है और MBC है, इनके साथ क्या होगा? साथियों, इस बात को लेकर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूं, और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है OBC, EWS और MBC, इनके जो जाति प्रमाण पत्र है ये एक बार बनने के बाद में OBC का जो प्रमाण पत्र है और MBC का प्रमाण पत्र है उसे 3 साल के लिए शपथ पत्र के आधार पर जो है कंसीडर किया जा सकता है। मगर शर्त क्या है यहाँ पे? जो शर्त है आपकी यहाँ पे कि ये जो प्रमाण पत्र है वो कब से पहले के होने चाहिए? 9 मार्च 2022 के पहले के होने चाहिए। अब यहीं से ये इशू आ रहा है, और बहुत सारे लोगों के जो माइंड में है वो डाउट यही है कि सर हमारा जो है वो 9 मार्च के बाद का है तो हमारा क्या होगा? साथियों, आपका होगा कुछ नहीं, आपको अभी वो डालेंगे प्रोविजनल में और आपको जो है वो जनरल कंसीडर करेंगे। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 9 मार्च से पहले का नहीं है, तो आपको वो क्या करेंगे? जनरल में कंसीडर करेंगे, प्रोविजनल में डाल देंगे और उसके बाद में जो है जनरल के तौर पे आपको जो है कंसीडर किया जाएगा। तो यहां से आपके पास OBC, MBC और EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जिन साथियों के पास 9 मार्च से पहले का है, मतलब OBC का जो सर्टिफिकेट है, OBC का सर्टिफिकेट वो आपके पास 9 मार्च 2022 से पहले का, 9 मार्च 2022 से तो पहले का हो, से पहले, और 9 मार्च 2022 से पहले हो, और आपका जो है 9 मार्च 2019 के बाद का, 19 के बाद का, मतलब 3 साल के लिए वैलिड होता है तो आप 3 साल लगा लीजिए। अगर इन 3 सालों के अंदर का है तो आपको दिक्कत ही नहीं है। OBC हो, MBC हो, चाहे मतलब OBC हो या MBC हो, EWS आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो EWS की जो वैलिडिटी है साथियों वो क्या है? 9 मार्च 2021 से लेके और 9 मार्च 2022। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि मेरे पास लास्ट डेट का है, लास्ट डेट का हो तब भी कंसीडर करेंगे। वहां पे साफ साफ लिखा है आवेदन की अंतिम तिथि तक, आवेदन की अंतिम तिथि से पहले नहीं, आवेदन की अंतिम तिथि तक, मतलब 9 मार्च 2022 तक आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो साथियों ये आपको कैरी करना है, और अगर मान लो किसी के पास नहीं होता है तो मैंने बता दिया उन्हें जनरल में डालेंगे, और जनरल में जैसे ही डालेंगे आगे क्या होगा वो हम लास्ट में बात करेंगे, वीडियो के अंत में बात करेंगे कि जनरल में डालने पर क्या जनरल की कट ऑफ बढ़ जाएगी, या फिर जनरल में अलग मेरिट निकलेगी, या फिर उनकी कोई मतलब उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, क्या संभावनाएं बनती है, इस पे हम बात करेंगे, बिल्कुल तरीके से बात करेंगे। हालांकि मैं इस पे बहुत बार वीडियो बना चुका हूं साथियों, आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमने इस पर बहुत बार वीडियो बनाए हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं और आपको लग रहा है कि हम बिल्कुल जो सही जानकारी आपको दे रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल बन रहे हैं हमारे वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है वो आपका आ जाता है आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट आपका कब का होना चाहिए? इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ होती है। तो जब आपने बनवाया, आपने जब फॉर्म भरा था उस समय आपके पास जो है ये इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये बोलेंगे कि सर हमारे पास तो था ही नहीं, हमारे पास तो हमने तो बाद में बनाया, 9 मार्च के बाद में बनवाया। तो साथियों 9 मार्च के बाद में अगर आपने बनवाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9 मार्च से लेके अगर 6 महीने हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, तो वैसे भी वो कंसिडर नहीं होता। मगर 9 मार्च से पहले का कोई सा भी किसी भी ईयर का हो, किसी भी कभी भी आपने बनाया हो तो वो आपके पास होना चाहिए, आपसे मांगा जा सकता है। और आपके अगर आपने 2.5 लाख से कम इनकम लगाई है, 2.5 लाख से कम इनकम लगाई है तो आपको आय प्रमाण पत्र वहां पे नेसेसरी बन जाता है। नेसेसरी इसलिए क्योंकि आपने 2.5 लाख पे जब क्लिक किया होगा तो आपकी जो फॉर्म फीस थी
उस समय आवेदन के समय वो भी कम हुई होगी, और अभी जब आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे, तब भी आपकी जो फीस है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फीस आपकी कम हो जाएगी। तो अगर आपने 2.5 लाख से कम में टिक किया है, मतलब क्लिक किया था वहां पे, तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपके पास अगर अभी नया है, जैसे आपने 9 मार्च 2022 के बाद में बनाया है, तब भी आपके पास एक पुराना आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथियों, इस बात पे गौर कर लेना, आपके पास 9 मार्च से पहले का, चाहे किसी भी वर्ष का हो, 2019 का हो, 2020 का हो, 2021 का हो, चाहे पहले का हो, वहां पे एक मतलब आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है कि आप पहले 2.5 लाख में ही आते थे, मतलब 2.5 लाख से इनकम जो है वो आपकी पहले भी कम थी आवेदन से पहले। तो साथियों, ये था इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होता है? इसमें देखो फॉर्मेट कुछ नहीं होता है, 4 पेज का फॉर्म होता है। आप ऑनलाइन निकलवा लीजिए और किसी भी ई मित्र वाले के पास जाके इस फॉर्म को ऑनलाइन निकलवा के और आप फिल कर लीजिए। यहाँ पर आपके फादर के नाम से बनेगा ये। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना आपको कि आय प्रमाण पत्र आपके फादर के नाम का बनेगा और 2.5 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। ये किनको जरूरी है? जिन्होंने 2.5 लाख से कम में क्लिक किया है उन्हीं को जरूरी है। ईडब्ल्यूएस वाले कंपलसरी नहीं है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है तो जरूरी नहीं कि आपको आय प्रमाण बनवाना है। आय प्रमाण पत्र उन सभी को चाहिए जिन्होंने 2.5 लाख से नीचे क्लिक किया है। तो साथियों, आगे बात करें तो जैसे कि चौथा हमारा हो गया था आय प्रमाण पत्र। अब जो नेक्स्ट बच जाता है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या जाता है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र कौन कौन से होने चाहिए? आपके पास कुल 3 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। ध्यान से देखना, 3 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। पहला होना चाहिए कॉलेज, जो आपकी लास्ट कॉलेज थी, जहां से आपने मास्टर की हो तो मास्टर वाला, बीटेक की है तो बीटेक वाला। यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। आप मानिए आपका जो लास्ट स्कूल थी वो तो आपकी एमटेक वाली है और आप बीटेक वाले कॉलेज में जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एमटेक वाले कॉलेज में ही जाएं, या फिर जहां से आपने मतलब जो भी आपका अंतिम इंस्टीट्यूट था वहां से आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। कॉलेज सर्टिफिकेट कॉलेज से बनेगा, मतलब कॉलेज से बनेगा। जो दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपका बनेगा एक गजेटेड ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर से। किससे बनेगा? गजेटेड ऑफिसर। ये दोस्तों, ये जो फॉर्म है, ये पहला जो फॉर्म है, ये तो आपके पास कॉलेज वालों के पास पहले से फॉर्मेट होता है तो कॉलेज वाले आपको दे देंगे। मगर ये जो दूसरा होता है ये आपको स्टेशनरी की शॉप से परचेज करना है। 1 रुपए या 2 रुपए का फॉर्म आएगा, ग्रीन कलर का फॉर्म आएगा। तो वहां पे आपको ये जो है अपनी डिटेल्स फिल करवानी है और किसी भी गजेटेड ऑफिसर से उसको अटेस्टेड करवाना है। क्या करवाना है? उसको अटेस्टेड करवाना है। ठीक है साथियों। तीसरा जो चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए वो भी एक गजेटेड ऑफिसर का चाहिए। तो मतलब यहाँ पे 2 तो गजेटेड ऑफिसर के 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग होने चाहिए और एक आपका कॉलेज से होना चाहिए। अब गजेटेड ऑफिसर में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सरपंच के साइन करवा लेते हैं, तो साथियों सरपंच के साइन जो है वो कंसिडर नहीं किए जाते। सरपंच एक गजेटेड ऑफिसर नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा गजेटेड ऑफिसर में कौन कौन है। जैसे कोई व्याख्याता हो जाता है, मतलब किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, स्कूल का टीचर, जो फर्स्ट ग्रेड का टीचर हो गया जिसके पास मोहर हो, अधिशासी अभियंता हो गया, बहुत सारे। और जैसे ये जो बीडीओ हो गया, और वीडियो नहीं बीडीओ मतलब जो नगर पालिका अधिकारी हो गया, ईओ हो गया। तो मतलब ये जो एक लिस्ट है, मैं आपको यहाँ पर लिस्ट डाल दूंगा, अभी लिस्ट डाल दूंगा कौन कौन से अधिकारी होते हैं जो गजेटेड होते हैं जिनसे आप साइन करवा सकते हैं। किसी भी डिस्पेंसरी में कोई जाके, प्राथमिक जो सेवा केंद्र होता है हॉस्पिटल का, वहां पे आप किसी डॉक्टर से करवा सकते हैं, मगर वो सरकारी होना चाहिए, उसके पास मोहर होनी चाहिए। तो साथियों ये होना चाहिए आपके पास। तो हमने बात कर ली है चरित्र प्रमाण पत्र की। साथियों आई थिंक इतने ही प्रमाण पत्रों की हमें आवश्यकता है, ज्यादा प्रमाण पत्रों की आवश्यकता हमें नहीं है। अब कौन सा बच जाता है हमारे पास? एजुकेशनल सर्टिफिकेट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। अब साथियों यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको कंफ्यूज है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे जो साथी जिन्होंने टेंथ जिन्होंने 2009 से पहले कर ली थी,
2009 या 2009 से पहले, तो उनके पास जो है 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और 10th का जो है सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, ये दोनों अलग आते थे। 2009 से पहले क्या है, 10th की मार्कशीट और 10th का प्रमाण पत्र जो है वो अलग आते थे। तो आपको दोनों कैरी करना है, दोनों आपको चाहिए। तो आपका प्रमाण पत्र और आपके पास जो है मार्कशीट होनी चाहिए। सेम का सेम केस जो है वो 12th में है। फिर 12th के पास भी आपके पास दोनों मार्कशीट होनी चाहिए एक तो, और एक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th और 12th का ये चाहिए आपके पास। सेकंड चीज आपकी बच जाती है साथियों, वो आपका बच जाता है कि आपके पास जो लास्ट में आपने ग्रेजुएशन की थी, बीटेक, अगर आपने बीटेक की है तो आपके पास बीटेक होनी चाहिए, बीसीए, एमसीए, एमटेक, या फिर जो भी आपने आवेदन के समय अपनी डिग्री बताई थी उसकी आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। जैसे आपके पास ग्रेजुएशन में जो है वो आपने की, आप अंतिम वर्ष में थे, मतलब जब फॉर्म फिल किया तब आप आखिरी ईयर में थे, लास्ट साल में थे, और उस समय तक आपका रिजल्ट नहीं आया था, मतलब जब आपने आवेदन किया था। मगर यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आपके पास आपका जो रिजल्ट है वो एग्जाम, मतलब 18 जून से पहले अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप कंसीडर किए जाएंगे, भले ही आपकी डिग्री आए या नहीं आए, आपको कंसीडर किया जाएगा। मगर अगर आपके पास कोई भी बैक है, जैसे सपोज करिए आपके 8th सेम के एग्जाम तो हो गए थे मगर आपके पास किसी दूसरे सेमेस्टर की बैक बाकी रह गई, तो फिर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप जो है एग्जाम, मतलब 18 जून तक ऑल क्लियर होने चाहिए, भले ही आपके पास प्रोविजनल हो या ना हो, भले ही आपके पास डिग्री हो या ना हो। दोनों केस में अगर आपके पास दोनों नहीं है फिर भी आपको 8वीं जो 8th सेमेस्टर है उसकी मार्कशीट के आधार पर जो है कंसीडर कर लिया जाएगा। तो साथियों समझ गए होंगे आप कि जो साथी इस लास्ट ईयर में थे उनके लिए है। उसके अलावा जिन साथियों के पास में डिग्री और डिप्लोमा या फिर जो मार्कशीट है वो सब है, तो आपको क्या क्या कैरी करना है, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट है, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट। और खासकर ये जो अपना एग्जाम है इसमें क्या है ना, एक ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनको लेकर बहुत ज्यादा धांधली हुई है। आपने देखा होगा शुरू में जब आवेदन शुरू हुए थे उस समय मुख्यमंत्री साहब ने खुद ट्वीट किया था और आपको बताया था कि इसमें जो है दस्तावेज सत्यापन के दौरान जो आपकी मार्कशीट्स है उनको अच्छे से जांचा जाएगा, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा होने का बहुत फर्जीवाड़ी डॉक्यूमेंट्स की होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। इसलिए बोर्ड ने भी साफ साफ बताया था और जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी बताया था कि आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल और सही मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होने चाहिए। तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन की क्या होनी चाहिए, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, अगर आपकी डिग्री आ चुकी है तो डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और आपके पास जो भी उसके मतलब मार्कशीट वगैरह प्रोविजनल है वो आपके पास होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में ये होना चाहिए। तो साथियों ये डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है कि कब का होना चाहिए और किस कंडीशन में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट बनाने हैं। 3 सेट में से कौन सा, एक में तो होने चाहिए आपके ओरिजिनल जितने भी ओरिजिनल है, ओरिजिनल में कौन कौन से आगे 10th 12th मार्कशीट प्लस प्रमाण पत्र, उसके बाद में बीटेक मार्कशीट प्लस प्रमाण पत्र, उसके बाद में जो है आपके पास जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपके पास जो है उसका आय प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल चाहिए और इन्हीं की कॉपी फोटोकॉपी होनी चाहिए 1, 2 और 3। एक ये जो तीसरा सेट है ये आप अपने लिए रख सकते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स मतलब इनकेस अगर मान लो वहां पे ज्यादा जरूरत पड़ जाती है तो आप एक सेट अपने लिए पर्सनल बनवा के रखिएगा। तो मतलब एक सेट तो हो जाएगा आपका ओरिजिनल, उसके बाद में 1 और 2 ये दोनों सेट आपको वही जमा करवाने हैं। ये जो तीसरा सेट है ये आपके पास रहने वाला है, मगर इनकेस अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम या ज्यादा रहता है तो आप जो है यहाँ से प्रोवाइड करवा सके, इसलिए 3 कॉपी निकालनी है, हर डॉक्यूमेंट की 3 कॉपीज करवानी है। तो साथियों ये थी अब तक की प्रोसेस। बाकी आई थिंक मुझे लगता है कि अब आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा और डॉक्यूमेंट जो है कौन कौन से रेडी कर लेने हैं। साथियों मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में है, 10 बजे से है। तो आई थिंक
18 तारीख को एक बार फिर से मैं जो है आपके सामने लाइव आने की कोशिश करूंगा। अगर लाइव नहीं आ पाया तब भी मैं आपको वहां से जो है लाइव दिखाऊंगा कि जो दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो ग्राउंड लेवल पर कैसे चल रही है। मतलब आपको वहीं से लाइव दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें वहां पे डॉक्यूमेंट्स जो है कहाँ कैंडिडेट्स को बाहर निकाला जा रहा है, क्या क्या उनसे मांगे जा रहे हैं। तो वो चीजें एक बार फिर से हम रियलिटी में देख लेंगे कि वहां क्या क्या होगा। तो अब जो है दस्तावेज को लेकर मैं एक बार फिर से 18 तारीख को जो है एक और वीडियो बनाऊंगा। उस दिन क्या है, मेरा जब डॉक्यूमेंटेशन वहां हो जाएगा उसके बाद में आपको रियल डिटेल्स कि और क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ सकती है उनके बारे में आपको बता दूंगा। कितनी तारीख को? 18 तारीख को। तो जिन साथियों का 18 तारीख के बाद में है, 18th ऑफ दिस मंथ उसके बाद में है या फिर दिवाली के बाद में है, तो उन साथियों को तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन साथियों को तो मैं यही कहूंगा कि आप अभी थोड़ा सा वेट कर लेना कुछ भी करने से पहले, ठीक है। आप वीडियो देख लेना और उसके बाद ही स्क्रूटनी फॉर्म भी जो है आप उसके बाद ही भरना, जिनका भी दिवाली के बाद में है। दिवाली के बाद जिनका भी है उनको स्क्रूटनी फॉर्म बाद में फिल करना है, क्योंकि 18 तारीख को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मैं आपको वहां से धरातल से बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो चीजें हैं, एग्जैक्ट प्रोसेस है वो आपको वहां से बता दूंगा कि मेरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके गया और स्क्रूटनी फॉर्म में कहां उन्होंने जो है मिस्टेक्स निकाली है या फिर उन्होंने जो है स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे कंसीडर किया है। तो इसलिए जिनकी भी दिवाली के बाद है वो दिवाली मतलब 18 तारीख तक रुक जाएं, और जिनका भी 18 तारीख को है वो इस वीडियो को अच्छे से देख लें और अभी से फिल कर दें। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको पूरी दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो समझा दी है। डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो, कैसे हो, कहां से हो, कितनी डेट के हो, सारी चीजें आपको बता दी है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो हमसे पूछ रहे हैं कि जिनके पास ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको क्या करेंगे। मैंने बताया अभी बढ़ते वक्त भी कि उनको क्या किया जाएगा, उनको प्रोविजनल देख के जो है दूसरी कैटेगरी में डाला जाएगा, किसमें? जनरल में कंसीडर किया जाएगा। अब जब जनरल में कंसीडर करवाया जाएगा उन्हें, तो फिर उससे क्या होगा कि जो जनरल के कैंडिडेट है, जो जनरल के कैंडिडेट है उनकी संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। संख्या कितनी होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और संख्या बढ़ने से क्या होगा साथियों, वहां पे जो स्वाभाविक सी बात है, जहां पे संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो फाइनल मेरिट है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऐसा सब मान रहे हैं कि इंक्रीज होगी, लेकिन मैं हमेशा से एक ही बात पे टिका हुआ हूं कि फाइनल मेरिट नहीं बढ़ने वाली। यहाँ पे फाइनल मेरिट बढ़ ही नहीं सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती साथियों? यहाँ पे आप ओबीसी है और यहाँ पे है जनरल, ठीक है। अब मान लीजिए जनरल में 3200 है सीटें है और 3200 में ऑलरेडी 3200 कैंडिडेट है। कितने हैं? 3200 कैंडिडेट है। मतलब ये जो कोटा है, ये कोटा नहीं बोल सकते, एक तरह से जो अनारक्षित वर्ग है उसमें इतनी सीटें आती है 3200 और 3200 ही कैंडिडेट है, तो यहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ओबीसी के कितने कैंडिडेट है? जैसे 100 कैंडिडेट है और आप सभी ये तो मानते हैं कि हर कैटेगरी से जो है सीटें खाली गई है, इस बात में तो कोई संशय नहीं है। हालांकि ऑफिशियल डेटा नहीं है, मगर फिर भी इसमें संशय नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे सीटें खाली नहीं गई है। तो यहाँ पे सब सीटें खाली गई, मगर ओबीसी कैटेगरी से 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और उनको कहाँ भेजा जाता है? जनरल में भेजा जाता है। अब जनरल में भेजा जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे 100 सीटें बढ़ जाएगी इसमें, और ये कितनी हो जाएगी? 3300, जबकि पद कितने हैं? 3200। तो अगर इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए? कट ऑफ बढ़नी चाहिए। मगर क्या होता है कि ये जैसे 100 सीटें गई ना यहाँ पे, तो ये 100 सीटें खाली हो जाएगी, मतलब ये सीटें खाली रह जाएगी और इन सीटों को भी भरना है। तो इन सीटों को भरने के लिए एक प्रोसेस लिखी हुई है, उसे बोलते हैं सामान्य प्रक्रिया। और सामान्य प्रक्रिया में समझा चुका हूं, खुद आर एस के अधिकारी से मैंने बात की थी, वहां पे उन्होंने बताया कि सामान्य प्रक्रिया का मतलब होता है कि ये जो 100 सीटें हैं इनको फिर क्या करेंगे? जनरल के तौर पे भरेंगे, मतलब जनरल प्रोसेस, जनरल कैंडिडेट के हिसाब से भरेंगे। तो ये जो 100 सीटें हैं वो भी यहाँ चली जाएगी वापस से फिर से। तो फिर से अगर 100 सीटें इधर चली जाती है तो फिर से जो अभ्यर्थी गए थे उनकी सीटें वापस उनके पीछे पीछे चली जाती है। तो इस प्रकार जो है फाइनल मेरिट नहीं बढ़ेगी, जहां पे आप हैं अभी आपका चयन हो जाएगा। तो साथियों, मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। अब तक मैं बहुत बार समझा चुका हूं, मगर अभी तक भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो भ्रांतियों में फैले हुए हैं। तो अब जैसे डीबी हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। तो आई थिंक
आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। और 18 तारीख को एक बार फिर से बता रहा हूं मैं साथियों, मेरा डीवी है, तो मैं उस दिन आपको जो है एक बार लाइव दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो है और भी आपको चाहिए होंगे, या फिर उनमें ही जो है क्या क्या काट छांट होने वाली है, तो वहां से भी आपको धरातल की नॉलेज दूंगा। तो 18 तारीख को एक बार फिर से मिलूंगा। 18 तारीख के लिए आप क्या कर लीजिए, अभी से ही जो है अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा दीजिए और एक तरह से जो है वहां पे आप बेल आइकन पर जो है दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए। हो सकेगा तो मैं वहीं से लाइव आऊंगा, अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं आपको जो है वीडियो रिकॉर्ड करके वहां की जो क्लिप्स है, जो भी चीजें हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो साथियों मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।